तो हाय एवरीवन, आईटीसी के कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, क्योंकि भाई टाइम बहुत कम बचा है। भाई हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि उस क्वेश्चन को खास बनाता है, यूनिक बनाता है। अभी टाइम नहीं है तो सर जी कुछ ऐसा कुछ मिल जाए ना कि भाई एक ही वीडियो के अंदर 20-25 मिनट, आधे घंटे का, 40 मिनट का कोई ऐसा वीडियो जिसमें सारे जितने भी ट्रिकी ट्रिकी पॉइंट हैं हर क्वेश्चन के अंदर वो बता दो। हर क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन में तो नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन में जो ट्रिकी ट्रिकी पॉइंट है वो बता दो। तो दिस वीडियो इज रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फर्स्ट प्लीज लाइक दिस वीडियो। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो सेकंड वाला पॉइंट है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 18 की थीम क्या है कि ऑल इन वन स्टोर करके एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। ऑल इन वन करके एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसके पूरे इंडिया में खूब सारे स्टोर है, जैसे डीमार्ट है वैसे। तो ये मुंबई वाला जो स्टोर है उसकी डिटेल्स दे रखी है आपको। ठीक है, अभी जो सेकंड वाला पॉइंट है वो क्या बोलता है कि मुंबई वाले स्टोर ने क्या किया, एक गोवा अपने ऑल इन वन का एक गोवा में भी एक स्टोर था, तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए ना। ठीक है, तो गोवा वाले स्टोर को सामान ट्रांसफर किया जो कि गोवा वाला फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। मुंबई वाले ने सामान ट्रांसफर किया गोवा वाले को, जो कि गोवा वाला फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अभी वैल्यूएशन में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वैल्यूएशन का रूल नंबर 28, कि अगर आप रिलेटेड पर्सन को सामान ट्रांसफर करते हो तो रूल नंबर 28 लगता है। लेकिन अगर रिसीवर आईटीसी के लिए एलिजिबल होगा तो जिस वैल्यू में आप डिक्लेयर कर रहे हो वही वैल्यू मान लेंगे। अभी ये वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं 5 लाख रुपीज। सवाल ये आता है क्या गोवा वाला आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो आईटीसी कैसे लेगा? तो इस केस में अभी क्या वैल्यू मानेंगे? फिर हम ओपन मार्केट वैल्यू मानेंगे 8 लाख रुपीज। ठीक है भाई, गोवा वाला फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो मुंबई वाला जिसको जो सामान दे रहा है, मुंबई वाला तो जीएसटी लगवाएगी ना गवर्नमेंट उससे। भाई मुंबई वाला फ्री में ट्रांसफर कर रहा है। सवाल ये आता है समझना, ये कॉन्सेप्ट जो हम देखो, मुंबई वाले ने सामान दिया गोवा वाले को फ्री, अब गोवा वाला क्या करेगा? इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हम बात कर रहे हैं मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू से, गोवा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं हम। गवर्नमेंट बोल रही कि मुंबई भाई तूने गोवा वाले को सामान दिया, 5 लाख रुपए तूने वैल्यू दिखाई, तो हम 5 लाख रुपए नहीं मानेंगे क्योंकि रिसीवर को आईटीसी नहीं मिलेगी। तो हम इसमें ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे जो कि क्वेश्चन में 8 लाख रुपीज दे रखी है। गेटिंग इट और नॉट? सॉर्टेड है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, 5 एंड 6। पॉइंट नंबर 4, 5, 6 क्या बोलता है कि अगर आप जीटीए से कोई टैक्सेबल सामान लाते हो, कोई एग्जाम सामान लाते हो या नॉन टैक्सेबल सामान लाते हो, उस केस में क्या होगा? देखो ये जीटीए कौन सा वाला है? 5% वाला जीटीए है। क्वेश्चन में नीचे दे रखा है आपको कि 5% वाला जीटीए है और आरसीएम में टैक्स पे करना है, मतलब हम जीटीए की सर्विस ले रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, 5 और 6 के अंदर जीटीए का टैक्स हमको आरसीएम में देना पड़ता है। ठीक है, सवाल ये आता है क्या पॉइंट नंबर 4 का टैक्स हम आरसीएम में देंगे, क्या 5 का देंगे, क्या 6 का देंगे? तीनों का ही टैक्स हम आरसीएम में देंगे। अब आप बोलोगे सर लेकिन हम तो जीटीए से एग्जाम सामान ला रहे हैं, नॉन टैक्सेबल ला रहे हैं, तो उसका टैक्स हम आरसीएम में क्यों देंगे? अरे भाई समझना मेरी बात, जीटीए को उससे क्या मतलब कि आप उसमें टैक्सेबल सामान ला रहे हो, इंसान भर के ला रहे हो, है ना, बारूद भर के ला रहे हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है साहब। वो तो अपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का पैसा ले रहा है आपसे। गवर्नमेंट ने टैक्स जो लगाया है वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे लगाया है। तो गवर्नमेंट ये क्या बोलती है कि भाई अगर आप जीटीए से कोई सा भी सामान लाओगे उसका टैक्स तो देना पड़ेगा ना आरसीएम में। सवाल ये आता है कि क्रेडिट कौन से अमाउंट की मिलेगी? क्रेडिट मिलेगी पॉइंट नंबर 4 की। अभी देखो पहले से आईटीसी के क्वेश्चन नहीं कर रखे तो फिर अभी मेरे को मत कोसना, खुद को कोसो। अभी कोसने का भी टाइम नहीं है। बेसिकली अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लो। पॉइंट ये है कि पॉइंट नंबर 4 में आपको आईटीसी मिल जाएगी पर पॉइंट नंबर 5 और 6 की नहीं मिलेगी। रीजन इज दैट कि अगर आपकी इनवर्ट सप्लाई, समझना मेरी बात, आप जीटी से कौन सा सामान ला रहे हो? टैक्सेबल सामान ला रहे हो। इसका मतलब आप मार्केट में उसको जब बेचोगे जो टैक्स कमा के दोगे। अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है तो पीछे का जितना भी इनपुट है उसकी भी तो क्रेडिट मिल जाएगी। तो पॉइंट नंबर 4 की क्रेडिट मिल जाएगी पर 5 और 6 की नहीं मिलेगी। पॉइंट नंबर 4 की क्रेडिट मिल जाएगी लेकिन 5 और 6 की नहीं मिलेगी। रीजन इज दैट कि भाई आप पॉइंट नंबर 4 से जो सामान ला रहे हो वो टैक्सेबल सामान है, उसको मार्केट में बेचोगे। समझना फॉर एग्जांपल कि आप कोई सामान खरीद के लाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर हर क्वेश्चन के अंदर है, इसलिए थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। आप कोई सामान खरीद के लाए 10 लाख रुपए का, फिर उस पर आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए 1 लाख रुपीज के, इस पे भी आपने जीएसटी दिया, इस पे भी आपने जीएसटी दिया। अब आप इसको मार्केट में बेच रहे हो 15 लाख रुपीज में। 15 लाख रुपीज पे आगे से जीएसटी आ रहा है, आउटवर्ड सप्लाई भी टैक्सेबल है। जब इस पे जीएसटी, आप जीएसटी कमा के दे रहे हो गवर्नमेंट को, तो पीछे इनपुट में जो आपने 10 लाख रुपए का सामान परचेज किया और 1 लाख रुपीज का जो ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी दिया उसकी भी तो क्रेडिट लोगे? बिल्कुल लेंगे। अब सपोज करो मैं 10 लाख रुपीज का एग्जाम सामान ला रहा हूं, मतलब मान के चलो इस पे मैंने जीएसटी नहीं दिया था, एग्जाम सामान है, पर ट्रांसपोर्टेशन पे 1 लाख रुपए लग गया, इस पे मैंने जीएसटी दिया था, और आगे मैं इस सामान को 15 लाख रुपीज में बेच रहा हूं, और जब बेच रहा हूं तो ये भी एग्जाम्प्ट है, तो क्या इसकी क्रेडिट मिलेगी 1 लाख की? आंसर इज नो। अच्छा सपोज करो अगर आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम्प्ट है
और अगर ये 10 लाख रुपीज का जो मैंने सामान खरीदा था इस पे भी जीएसटी लग गया था, मान के चलो मैंने क्या किया, प्लास्टिक खरीदा था 10 लाख रुपए का, उस प्लास्टिक का ट्रांसपोर्टेशन करवाया 1 लाख रुपए लग गए, प्लास्टिक से पेन बना के मैंने मार्केट में बेचा और पेन एग्जाम थे, तो 15 लाख रुपीज पे जीएसटी नहीं आ रहा, तो ना तो मुझे 10 लाख रुपीज की क्रेडिट मिलेगी ना ही इस 1 लाख रुपीज की क्रेडिट मिलेगी। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अगर आप जीटीए से कोई सामान ला रहे हो, चाहे आप टैक्सेबल सामान लाओ, चाहे एग्जाम लाओ, चाहे नॉन टैक्सेबल लाओ, टैक्स तो देना पड़ेगा आरसीएम में, बट क्रेडिट किसकी मिलेगी, जो टैक्सेबल सामान आप ला रहे हो उसी की क्रेडिट मिलेगी। ठीक है, तो आप एंड में एक चीज ध्यान रखना, जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, जब हम लाइबिलिटी निकाल रहे होते हैं एंड में, अल्टीमेट फाइनल लाइबिलिटी जब हम निकालते हैं, तो आप उसके अंदर लोग भूल जाते हैं कि आरसीएम की लाइबिलिटी हमें कैश में पे करना है, आरसीएम का जो अमाउंट है वो हमें कैश लेजर से पे करना है। तो आप देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर लास्ट में जीएसटी लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज, जो फाइनल जो हमें टैक्स पे करना है नेट जीएसटी लाइबिलिटी, उसके अंदर हमें जीटीए के तीनों अमाउंट का टैक्स देना पड़ेगा। और आरसीएम की लाइबिलिटी है कैश लेजर से पे करनी पड़ेगी, क्रेडिट इनपुट यूज नहीं कर सकते। जैसे इस वाले क्वेश्चन में इनपुट पड़ी है 10,80,000 की, आउटपुट लाइबिलिटी 9 लाख रुपीज की है, पर आप इनपुट यूज नहीं कर सकते, वो इनपुट कैरी फॉरवर्ड होगी, कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा, इसको भूलना मत। ठीक है, ठीक है सर। और आईटीसी कौन से अमाउंट की मिली थी, आईटीसी सिर्फ एक ही अमाउंट की मिलेगी, कौन से अमाउंट की, जो जीटीए से आप टैक्सेबल सामान लेके आओगे उसी की क्रेडिट मिलेगी और किसी की भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। सॉर्टेड है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, वही जीटीए वाला पॉइंट है जो मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाया, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से बैक करके देखना, वैसे भी टाइम की किल्लत है। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बोला कि अगर आप जीटीए से टैक्सेबल सामान लाओ, चाहे एग्जाम्प्ट लाओ, चाहे नॉन टैक्सेबल लाओ, जीटीए का टैक्स तो देना पड़ेगा आरसीएम में। अगर क्वेश्चन में लिखा है 5%, तो नहीं भी लिखा क्वेश्चन में 5%, अज्यूम इट 5% एंड पे टैक्स अंडर आरसीएम, बट आईटीसी उसी की मिलेगी जो आप टैक्सेबल सामान लेके आते हो। ठीक है, और आरसीएम वाला टैक्स कैश लेजर से पे करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना रहेगा। हाँ, जीटीए का टैक्स हमें आरसीएम में पे करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू दैट एग्जम्पशन अंडर मंडोर वाली जो एग्जम्पशन थी ना, कि अगर आप जीटीए से मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन लेके आते हो, मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर पल्सेस एंड राइस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेके आते हो, डिफेंस का कोई सामान लेके आते हो, है ना, तो उस केस में जीटीए पे टैक्स नहीं लगता, तो आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा। अभी आप जीटीए से कोई सब्जी लेके आ रहे हो, जीटीए से आप लौकी की सब्जी लाए, कोई सी भी सब्जी लाए जीटीए से, तो उस केस में कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आरसीएम का सवाल ही नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इसके जैसा ही क्वेश्चन एक आगे है, उस पर चर्चा करें। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं जहां पे अपन गलती करते हैं, इस क्वेश्चन में आप कोई गलती नहीं करोगे। अभी आपको लग रहा है कि आप कर दोगे गलती, आपको नहीं चीजें याद रिकॉल नहीं हो रही, बट एग्जाम में आ जाएंगी सारी चीजें रिकॉल, दिस आई कैन अश्योर यू। वो थोड़ा घबराता ही है इंसान। शुरुआत के क्वेश्चन में तो इतनी तकलीफ नहीं थी, बात की क्वेश्चन में होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 में एक पॉइंट था, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि केरला के अंदर आईएसडी रजिस्टर्ड है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और एक पॉइंट दे रखा था कि भाई आईएसडी क्या कर रहा है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के पास खूब सारी क्रेडिट पड़ी थी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्रेडिट पड़ी थी, और वो अपनी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। तो कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि अगर आईएसडी सेम स्टेट में, जैसे आईएसडी केरला का है और ब्रांच भी केरला की है, सेम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो आईएसडी के पास अगर सीजीएसटी, एसजीएसटी क्रेडिट हो, तो वो सेम ब्रांच, तो सेम स्टेट वाली ब्रांच को सीजीएसटी, एसजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और आईजीएसटी क्रेडिट हो तो सेम स्टेट वाली ब्रांच को आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। पर सपोज करो अगर आईएसडी के पास सीजीएसटी, एसजीएसटी क्रेडिट हो, फॉर एग्जांपल आईएसडी तो लोकेटेड है केरला के अंदर, रजिस्टर्ड है केरला के अंदर, और ब्रांच है सपोज करो राजस्थान में, दिल्ली में, मुंबई में, दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है ब्रांच, तो उस केस में आईएसडी की जो सीजीएसटी, एसजीएसटी क्रेडिट है ना, वो सीजीएसटी, एसजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, वो दूसरी ब्रांच को आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सॉर्टेड है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पता होगा आपको, रिकॉल हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोले कि भाई अगर आईएसडी के पास सीजीएसटी, एसजीएसटी क्रेडिट है, सेम ब्रांच को, सेम स्टेट के अंदर जो ब्रांच है उसको तो सीजीएसटी, एसजीएसटी क्रेडिट सीजीएसटी, एसजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लेकिन दूसरे स्टेट के अंदर ब्रांच है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी क्रेडिट आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और अगर आईएसडी के पास आईजीएसटी क्रेडिट है, तो चाहे सेम स्टेट की ब्रांच हो चाहे दूसरे स्टेट की ब्रांच है, उसको तो आईजीएसटी के फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, अभी लॉजिक वॉजिक का टाइम तो गया है ना, अभी क्यों क्या, अभी समझना मेरी बात।
अभी इसके अंदर एक 7 करके पॉइंट दे रखा है, उसमें ऐसा लिख रखा है फ्रॉम द अबव आईटीसी एक्सक्लूसिवली टू त्रिवेंद्रम एंड हैदराबाद यूनिट। इन्होंने बोला कि आईएसटी के पास 48 लाख रुपीस की क्रेडिट है, जिसमें से 6 लाख रुपए की, अब जो 48 लाख रुपीस की क्रेडिट है ना, इसके अंदर से कुछ हिस्सा सीजीएसटी का है, कुछ एसजीएसटी का है, कुछ आईजीएसटी का है। 48 लाख रुपीस की क्रेडिट पड़ी है आईएसटी के पास, कुछ हिस्सा सीजीएसटी का है, कुछ एसजीएसटी का है, कुछ आईजीएसटी का है। और इसमें लिखा हुआ है कि ये 48 में से 6 लाख रुपए की क्रेडिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है त्रिवेंद्रम और हैदराबाद यूनिट को। और ब्रैकेट में दे रखा है कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ 3 लाख रुपीज ईच। इसका मतलब क्या हुआ? एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो। देखो, 6 लाख रुपए की टोटल क्रेडिट है, वो हैदराबाद और त्रिवेंद्रम में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अभी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो देखो, ये इन्होंने बोला कि जो 6 लाख रुपए क्रेडिट है ना, उसमें से 3 लाख की क्रेडिट तो सीजीएसटी की, 3 लाख एसजीएसटी। ठीक है। अब त्रिवेंद्रम जो है वो केरला के अंदर है, और हैदराबाद जो है वो दूसरा स्टेट है, क्योंकि आईएसटी केरला के अंदर है, त्रिवेंद्रम भी केरला के अंदर है, लेकिन हैदराबाद दूसरा स्टेट है। इसका मतलब त्रिवेंद्रम को तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगी, और हैदराबाद को आईजीएसटी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि त्रिवेंद्रम तो सेम स्टेट में है। तो आईएसडी की सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट त्रिवेंद्रम को तो सीजीएसटी एसजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन आईएसडी की सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट हैदराबाद को आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सवाल ये आता है डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी? तो 6 लाख रुपए की क्रेडिट है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी टर्नओवर रेशो में। तो भी हैदराबाद का टर्नओवर है 36 लाख, त्रिवेंद्रम का टर्नओवर है 72 लाख रुपीस, मतलब 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब 6 लाख रुपए की जो क्रेडिट है, 6 लाख रुपए की जो क्रेडिट है, वो हैदराबाद और त्रिवेंद्रम को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। का मतलब 6/3, ये तो हो जाएगी 2 लाख रुपए की क्रेडिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हैदराबाद को, और 6/3 इंटू 2 मतलब 4 लाख रुपए की क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी त्रिवेंद्रम को। अभी त्रिवेंद्रम को जो क्रेडिट मिलेगी वो सीजीएसटी आईजीएसटी की मिलेगी, और हैदराबाद को जो मिलेगी वो आईजीएसटी की मिलेगी। तो त्रिवेंद्रम की 4 लाख रुपए की जो क्रेडिट है ना, तो इसमें हम मान लेंगे कि 2 लाख तो सीजीएसटी की हो जाएगी और 2 लाख एसजीएसटी की हो जाएगी, और हैदराबाद की जो 2 लाख की क्रेडिट है वो आईजीएसटी की हो गई। त्रिवेंद्रम की 4 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सीजीएसटी एसजीएसटी, और हैदराबाद की 2 लाख को आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरीके से 6 लाख रुपए की क्रेडिट चली जाएगी। तो ये देखो आंसर, आईटीसी एक्सक्लूसिवली त्रिवेंद्रम एंड हैदराबाद यूनिट। तो हैदराबाद में आईजीएसटी की 2 लाख रुपए क्रेडिट, और त्रिवेंद्रम में 2 लाख रुपए की सीजीएसटी और आईजीएसटी। बस इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक चीज और ध्यान में रखनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेबिट नोट मिला। डेबिट नोट इज लाइक, डेबिट नोट की आपको क्रेडिट मिलती है। डेबिट नोट इज लाइक बिल। जैसे आपने बोला ना कि मेरे को एक बिल मिला, तो आप क्रेडिट ले लोगे उसकी, तो डेबिट नोट इज लाइक बिल ओनली। ठीक है, टैक्स इनवॉइस। तो बेसिक वैल्यू ऑफ अ डेबिट नोट रिसीव, डेबिट नोट मिला, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू मतलब 50 लाख रुपीज का 12%, 50 लाख का 12% बोले तो 6 लाख रुपीज की आपको क्रेडिट मिल जाएगी। आईएसटी को क्रेडिट मिल जाएगी 6 लाख रुपए की, जो कि अपनी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा टर्नओवर रेशियो में। 10th में लिखा हुआ है टोटल वैल्यू इन द क्रेडिट नोट रिसीव। टोटल वैल्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब जो 118 का फिगर है ना, ये इसके अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट भी इंक्लूडेड है। मतलब ये जो 118 है, इसमें 18 लाख रुपए टैक्स का अमाउंट है, 18 लाख रुपए टैक्स का अमाउंट है। तो यहाँ पे बेसिक वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल वैल्यू लिखा हुआ है। जब ये क्वेश्चन पहली बार एग्जाम में आया था तो बच्चों से गलतियां हुई थी। ठीक है, सॉर्टेड है। आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन में कोई अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बता रखा है, बट एज सच कुछ स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। बाकी क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि अपोर्शनमेंट का क्वेश्चन है, इसमें आपको अपोर्शनमेंट करना रहता है क्रेडिट का। अब की बार की आरटीपी का क्वेश्चन भी अच्छा है, आईटीसी का आरटीपी में देख लेना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है, तो ये कैपिटल गुड्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, रूल नंबर 43 वाला क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान में रखना, अपन बोलते हैं ना कि आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक लेजर अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट के अंदर कितनी क्रेडिट डालेंगे। आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितनी क्रेडिट मिलेगी। तो इस केस में जैसे पॉइंट नंबर डी लिखा हुआ है, मशीन डी परचेज ऑन April 1, 1 अप्रैल को मशीन परचेज करी, 2 साल पहले परचेज करी थी। ठीक है, जो कि प्रोडक्ट जेड बनाने के काम में आती थी। ठीक है, जो कि प्रोडक्ट जेड बनाने के काम में आती थी। तो प्रोडक्ट जेड क्या है, देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर 3 प्रोडक्ट है, एक्स वाई और जेड। जेड एग्जम्प्ट है, तो 2 साल पहले आपने कोई मशीन परचेज करी थी जो कि जेड बनाने के काम में आती थी। अभी सुनना मेरी बात, इस तरह के काफी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन बैंक के अंदर, आईटीसी के अंदर।
अगर इसमें लिखा होता कि मशीन डी हमने परचेज करी जो कि प्रोडक्ट एक्स बनाने के काम में आती थी, तो हम इसकी क्रेडिट अभी लेते ही नहीं, क्योंकि हम ये मान लेते कि इसकी क्रेडिट हम 2 साल पहले ही ले चुके होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट के अंदर वो अमाउंट नहीं रिफ्लेक्ट करता। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का मतलब ये है कि हम आईटीसी ले रहे हैं इस महीने के अंदर। अभी जैसे ये आपको अप्रैल मंथ का डेटा दे रखा है, तो इसका मतलब अप्रैल में आप कितनी आईटीसी लोगे। तो भाई कोई भी मशीन परचेज करोगे तो जीवन में एक ही बार तो आईटीसी लोगे। अगर इस क्वेश्चन में दे रखा होता कि ये मशीन एक्स या वाई बनाने के काम में आ रही होती, तो हम ये मान लेते कि 2 साल पहले ही क्रेडिट ले चुके, तो अब तो क्रेडिट नहीं लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है मशीन जेड बनाने के काम में आ रही है और 2 साल पहले आपने परचेज की थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये मशीन एक्स और वाई के लिए भी काम में आएगी। तो जब 2 साल पहले हमने मशीन परचेज की थी जो कि कंप्लीटली एग्जाम सप्लाई बनाने के काम में आती थी, तब तो हमने क्रेडिट ली नहीं होगी उसकी। अब इसकी क्रेडिट हमें लेनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है एग्जाम के अंदर, ये आईसीआई का पैटर्न है, वैसे तो गलत है पर प्रैक्टिकली गलत है, लेकिन आपको क्या करना है, एक बार तो ये पूरी की पूरी क्रेडिट ले लेते हैं 1,92,000 की। ऐसा नहीं करते कि 2 साल मशीन काम में आ गई तो अब 3 साल की क्रेडिट ले लो, ऐसा नहीं करते, पूरी की पूरी डाल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। फिर ये क्या करते हैं कि भाई 2 साल का अमाउंट बनता है 76,800। कैसे बना, वही 5% पर क्वार्टर करके निकाल लो, तो 8 क्वार्टर मशीन यूज हो गई, मतलब तो इतना हिस्सा निकल के आ गया। तो वो आपको बताना है कि ये इन एलिजिबल क्रेडिट है। तो इनका प्रेजेंटेशन कैसे है कि एक बार तो पूरी की पूरी क्रेडिट लेनी है हमको, ऐसे मत करना कि डायरेक्टली 3 साल की क्रेडिट ले लो, एक बार तो पूरी की पूरी क्रेडिट लेना, फिर एंड में लाइन लिख के आना कि इतने अमाउंट की क्रेडिट इन एलिजिबल क्रेडिट है, इतने अमाउंट की क्रेडिट क्या है, इन एलिजिबल क्रेडिट है। तो ये आपका प्रेजेंटेशन तरीका होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, देखो क्वेश्चन नंबर 35, ये भी आईएसडी का क्वेश्चन है। आईएसडी में एक बात ध्यान में रखना, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो आईएसडी है ना, उसके पास जो सर्विस की क्रेडिट होती है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो गुड्स की क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता इनपुट्स की। अभी सर क्यों नहीं करता, इनपुट्स की क्रेडिट बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है, उसमें मत जाओ, अभी इतना समझ लो। ठीक है, क्योंकि गुड्स अगर वो ट्रांसफर करेगा अपनी ब्रांच को, तो ऑटोमेटिकली एज पर शेड्यूल वन ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, डीम्ड सप्लाई हो जाएगा ना। अगर वो आप अपनी ब्रांच को कोई इनपुट ट्रांसफर करोगे, डीम्ड सप्लाई हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपको जीएसटी देना पड़ेगा और ब्रांच को क्रेडिट मिल जाएगी। सर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मत सोचो, बस इतना ध्यान में रखो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, सर्विस की क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है, इनपुट की क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, इनपुट्स यूज्ड बाय पुणे यूनिट एंड कैलकाटा यूनिट। तो आप इसकी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इनपुट, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए लिखा है इनपुट। बाकी हर जगह इनपुट सर्विस लिखा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन में इनपुट वर्ड यूज कर दिया, तो पता चला तुम इसकी भी क्रेडिट अपोर्शनमेंट कर रहे हो पुणे और कैलकाटा के अंदर टर्नओवर रेशो में ना। ये इनपुट की क्रेडिट है, इनपुट सर्विस की क्रेडिट नहीं है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे नील 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 लिख देना। नोट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि भाई ये क्या है, इनपुट की क्रेडिट है, इनपुट सर्विस की नहीं है, तो ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। आईएसडी मैकेनिज्म इज मेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्रेडिट ऑन कॉमन इनवॉइसेस पर्टेनिंग टू इनपुट सर्विसेज ओनली, नॉट फॉर गुड्स। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना आईटीसी के, बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, मैंने इतने मॉक्स की कॉपी चेक करी, सबसे पहले बच्चे निकालते हैं कि भाई आपके पास टोटल आउटवर्ड सप्लाई कितनी है आपकी, आउटवर्ड सप्लाई में ये आउटवर्ड सप्लाई है आपकी, अमाउंट लिख दिया, टैक्स का अमाउंट लिख दिया। फिर लिखते हैं कि भाई आईटीसी का अमाउंट कितना कितना है। आप आईटीसी का जब अमाउंट निकालो ना, तो ये चेक कर लेना कि कोई कहीं एग्जाम क्रेडिट तो नहीं है, एग्जाम टर्नओवर तो नहीं है कहीं। ठीक है, आप एक चीज ध्यान में रखना, सबसे पहले आप क्या देखते हो, आप निकालते हो ग्रॉस टोटल लायबिलिटी, आउटपुट सप्लाई क्या क्या है। जब आप आउटपुट सप्लाई चेक करो ना, तो वहीं पे चेक कर लेना कि भाई कोई एग्जाम टर्नओवर तो नहीं है। कैसे पता चलेगा, एग्जाम टर्नओवर की जो डेफिनेशन है आईटीसी चैप्टर के अंदर, कि भाई कहीं सेल ऑफ बिल्डिंग तो नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, और आपको कोई कोई सा भी सेल ऑफ सिक्योरिटीज तो नहीं दिख रहा, कोई आरसीएम की इनवर्ट सप्लाई तो नहीं दिख रही आपको, वो भी तो एग्जाम टर्नओवर में आता है ना, आरसीएम की इनवर्ट सप्लाई आईटीसी चैप्टर के अंदर। तो पता चला क्वेश्चन में लिख रखा हो कि आपने रिकवरी एजेंट की सर्विसेज दी थी बैंक को। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, तो आप देख लेना मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है। आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई है ना, आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई तो नहीं है। क्वेश्चन में गलती करते हैं ऐसे बच्चे, मैं बताता हूँ, कोई क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं सारे यहाँ से।
क्वेश्चन नंबर 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डिटेल क्वेश्चन मेरे जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आईटीसी है ना, वहां पे है इसका डिटेल क्वेश्चन। लेकिन इसके अंदर क्या ट्रिकी पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं। अभी देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा दे रखा है कि आदित्यनाथ करके एक कंपनी है जो कि 3 प्रोडक्ट बनाती है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, और गामा एग्जेम्प्ट है, अल्फा और बीटा टैक्सेबल है। उसके अलावा ये सिगरेट भी बनाते हैं एक फैक्ट्री में जो कि कानपुर के अंदर है, और पेट्रोल पंप भी है इनका एक लखनऊ के अंदर। तो कुल मिला के आदित्यनाथ करके एक फैक्ट्री है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रोडक्ट बनाते हैं। फैक्ट्री रामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। अल्फा और बीटा टैक्सेबल है, गामा एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा एक पेट्रोल पंप है जो कि कानपुर के जो कि सिगरेट बनाने की एक फैक्ट्री है जो कि कानपुर के अंदर है। एक पेट्रोल पंप है जो कि लखनऊ के अंदर है। अभी क्वेश्चन में आपको आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दे रखी है कि आपने गामा अल्फा सप्लाई किया, गामा सप्लाई किया, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दी आपने, ये आपके आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दे रखी है। आपने कोई बिल्डिंग बेची, आपने एक्सपोर्ट करी कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंटरेस्ट मिला आपको बैंक से, ये सब डिटेल दे रखी है। आपने सिगरेट बेची, ये सब दे रखी है। आप सबसे पहले तो आप क्या निकाल लोगे, आपका आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स निकाल लोगे। जैसे अल्फा पे इतना टैक्स लगेगा, गामा पे इतना, गामा एग्जेम्प्ट है तो गामा पे टैक्स नहीं लगेगा, है ना। और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज पे इतना टैक्स लगेगा, रेंट पे ये टैक्स लगेगा। क्वेश्चन में देख लेना गुड्स पे और सर्विस पे रेट अलग अलग होती है, तो यहाँ पे रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी लिखा है तो हो सकता है कि रेट अलग हो। जैसे गुड्स पे रेट 12% है, सर्विस पे 18% है, तो 18% टैक्स लगा दिया आपने इस पे। एक्सपोर्ट किया तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एक्सपोर्ट की कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो वैसे हमने देखा था कि एक्सपोर्ट के केस में पैसा फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, लेकिन नेपाल और भूटान के केस में अगर आरबीआई परमिट कर देता है तो चलेगा। इस क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करेंगे नेपाल से आया है तो हम ये मान के चलेंगे कि आरबीआई ने परमिट कर दिया, तो भाई एक्सपोर्ट में पैसा भले ही इंडियन करेंसी में आ गया लेकिन इसको भी हम एक्सपोर्ट मान लेंगे। सेल ऑफ बिल्डिंग पे कोई जीएसटी आएगा नहीं, लेकिन सेल ऑफ बिल्डिंग देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि एग्जाम टर्नओवर का पार्ट बनने वाला है। इंटरेस्ट मिला बैंक से, वैसे तो इंटरेस्ट एग्जाम टर्नओवर होता है, लेकिन ये आईटीसी चैप्टर के हिसाब से एग्जाम टर्नओवर का पार्ट नहीं होगा, पर टोटल टर्नओवर का पार्ट तो होगा। पर टोटल टर्नओवर का पार्ट तो होगा। सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स देखते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वैसे तो शेयर्स और सिक्योरिटीज पे कोई जीएसटी नहीं लगता, लेकिन 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन आपके एग्जाम टर्नओवर का पार्ट बनता है। तो सेल कंसिडरेशन 2.5 करोड़ रुपीज है, तो 2.5 लाख रुपीज विल बी पार्ट ऑफ द एग्जाम टर्नओवर एंड विल बी द पार्ट ऑफ टोटल टर्नओवर आल्सो। टोटल टर्नओवर में सब कुछ इंक्लूड होगा, जो एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड हो रहा है, जो एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड नहीं हो रहा, दोनों चीजें ही टोटल टर्नओवर में इंक्लूड होंगी। सप्लाई ऑफ सिगरेट 1 करोड़ रुपीस की आपने सिगरेट सप्लाई करी, सारा डिटेल आपको दे रखा है। आप बता दोगे कि भाई सिगरेट पे जीएसटी लगेगा 28%। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बिल्कुल फोकस के साथ। सप्लाई ऑफ सिगरेट में लिखा हुआ है 1 करोड़ रुपीस, उस पे जीएसटी की रेट है 28%, तो जीएसटी किस अमाउंट पे लगाएंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो 1 करोड़ रुपीज है ना, इसके अंदर एक्साइज ड्यूटी भी इन्वॉल्व है 12.5 लाख रुपीस की। 1 करोड़ रुपीस का जो अमाउंट निकल के आया वो एक्साइज ड्यूटी मिला के है। तो एज पर वैल्यूएशन चैप्टर हमने देखा था कि जीएसटी के अलावा जितने भी टैक्सेस हैं वो भी वैल्यू में ऐड होंगे और उस पर भी जीएसटी लगता है। तो जीएसटी तो 1 करोड़ रुपीस पे लगेगा। आप लोग एग्री करते हो कि नहीं भाई, 1 करोड़ रुपीस पे 28% की रेट से जीएसटी लग जाएगा, 28 लाख रुपीस हो जाएगा आपका जीएसटी का अमाउंट। इतना तो समझ में आता है। सवाल ये आता है कि चलो जीएसटी का अमाउंट तो अपन ने निकाल लिया आउटवर्ड सप्लाई के अंदर, अब हम इसको टोटल टर्नओवर जब निकालेंगे हम एंड में, सर टोटल टर्नओवर क्यों निकालेंगे। अरे भाई कॉमन क्रेडिट को अपोर्शनमेंट करने के लिए निकालेंगे ना, कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता है इस क्वेश्चन में कॉमन क्रेडिट है। अरे देखो ना, सेल ऑफ बिल्डिंग कॉमन क्रेडिट का पार्ट है, ठीक है, सेल ऑफ शेयर्स कॉमन क्रेडिट का पार्ट है, ये सब कॉमन क्रेडिट के तो पार्ट हो गए। कॉमन क्रेडिट का कौन कौन सा पार्ट होता है, देखो जो नॉर्मल एग्जाम सप्लाई होती है एज पर एग्जामिनेशन चैप्टर वो तो होती है, उसके अलावा सेल ऑफ बिल्डिंग का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सेल ऑफ शेयर्स का 1%, आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई, उस पर भी एक क्वेश्चन है वो भी दिखाऊंगा आपको। ये सब एग्जाम टर्नओवर का। वेयर हाउस गुड्स को आपने बेच दिया कस्टम से, समझ रहे हो, लिस्ट आपको बुक में मिल जाएगी, देख लेना, याद भी होगी आपको, ठीक है। पर इंटरेस्ट मिला बैंक से, इंटरेस्ट ऑन बैंक्स एंड एडवांसेस वैसे एग्जाम होता है, लेकिन हम इसमें आईटीसी चैप्टर के लिए इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे एग्जाम टर्नओवर के अंदर, पर टोटल टर्नओवर के अंदर इंक्लूड करते हैं, टोटल टर्नओवर के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अभी आप समझना मेरी बात। तो मैं आपको क्या बोला कि सप्लाई ऑफ सिगरेट, सिगरेट पे जीएसटी कितने रुपए पे लगाओगे, 1 करोड़ रुपीस पे 28% का जीएसटी लग जाएगा, 28 लाख रुपीस का, ठीक है। अब पॉइंट क्या आता है, जब आप टोटल टर्नओवर निकालोगे तो टोटल टर्नओवर में 1 करोड़ रुपीस लोगे या 87.5 लाख रुपीस लोगे। तो जब आप आईटीसी चैप्टर का टोटल टर्नओवर निकाल रहे हो ना, तो जीएसटी के अलावा जो टैक्सेस है ना वो इंक्लूड नहीं करने। पर वैल्यूएशन चैप्टर के लिए जब आप टैक्स लायबिलिटी निकालते हो तो जीएसटी के अलावा जो टैक्सेस हैं वो भी इंक्लूड करने हैं आपको, क्योंकि सरकार अपना फायदा देख रही है। तो जब हम जीएसटी निकाले तो वो तो 1 करोड़ रुपीस पे हमने 28% की रेट से जीएसटी दिया, लेकिन जब हम टोटल टर्नओवर निकालेंगे ना तो यहाँ पे हम टर्नओवर लेंगे 87.5 लाख रुपीस लेंगे।
सप्लाई ऑफ पेट्रोल एंड डीजल का हम टर्नओवर पता है कितना लेंगे? वैट और एक्साइज ड्यूटी का टर्नओवर इंक्लूड नहीं करेंगे भाई। आईटीसी के टोटल टर्नओवर के अंदर हम जीएसटी के अलावा जो दूसरे टैक्सेस है उनका टर्नओवर इंक्लूड नहीं करते। तो अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मैं 62.5 लाख रुपीस लूंगा सप्लाई ऑफ पेट्रोल डीजल का टोटल टर्नओवर। गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रहा है? तो ये देखो, अमाउंट रिसीव फ्रॉम दुर्गादास प्राइवेट लिमिटेड, हमें पैसा मिला, हमें पैसा मिला, ठीक है, तो हम कौन हो गए? सप्लायर हो गए। तो इट हैज स्पॉन्सर्ड द बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली बाय आदित्यनाथ प्राइवेट लिमिटेड। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, तो देखो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में क्या होता है? सप्लायर एनी पर्सन रिसीवर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है तो आरसीएम में टैक्स लगता है। तो आदित्यनाथ प्राइवेट लिमिटेड कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट है। हमें पैसा मिला, किससे पैसा मिला? सप्लायर कौन है? एनी पर्सन, मतलब हम सप्लायर है। आदित्यनाथ प्राइवेट, रिसीवर कौन है? दुर्गादास प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट है। तो इस केस में आरसीएम में टैक्स लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में? इस केस में लगेगा। सप्लायर एनी पर्सन, रिसीवर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है तो आरसीएम में टैक्स लगेगा। मेरा आरसीएम का छोटा सा कॉन्सेप्ट बाइट उसको देख लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये क्या हो जाएगा? आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई हो जाएगी और ये भी एग्जाम टर्नओवर का पार्ट हो जाएगा। आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई भी एग्जाम टर्नओवर का पार्ट होती है। तो इस क्वेश्चन में मैं अगर एग्जाम टर्नओवर निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल है, गामा की सेल एग्जाम टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए की। सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स का 1% 2.5 लाख रुपीज एग्जाम टर्नओवर है। सप्लाई ऑफ सिगरेट, ये कोई एग्जाम टर्नओवर नहीं है। सप्लाई ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, ये भी कोई एग्जाम टर्नओवर नहीं है। पर अब आप अगला पॉइंट आता है, क्या ये एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? सप्लाई ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो देखो एग्जाम टर्नओवर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि आप एग्जाम सप्लाई करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताना। जैसे मान के चलो कि मैंने प्लास्टिक परचेज किया और उस प्लास्टिक पे मैंने जीएसटी दिया 1 लाख रुपीज का। मैं प्लास्टिक से पेन बना रहा हूं 10 लाख रुपए के पेन, जो कि टैक्सेबल है। प्लास्टिक से मैं पेंसिल बना रहा हूं जो कि 15 लाख रुपीज की है और जो कि एग्जम्प्ट है। इसी प्लास्टिक से मैं पेट्रोल बना रहा हूं, इमेजिन बना रहा हूं, ठीक है। इमेजिन करो मैं पेट्रोल बना रहा हूं 15 लाख रुपीज का पेट्रोल जो कि नॉन टैक्सेबल है। मेरा आपसे सवाल यह है कि एक प्लास्टिक है जो 1 लाख रुपीज का, तो एक कॉमन क्रेडिट हो गई। कॉमन कैसे? जो टैक्सेबल के लिए भी काम में आ रही है और एग्जाम के लिए भी काम में आ रही है। और मैं आपसे पूछूं कि भाई कितना अमाउंट डिस अलाउ होगा इस कॉमन क्रेडिट में से, तो आप क्या बोलोगे कि देखो 1 लाख रुपीज की आपकी कॉमन क्रेडिट थी, जिसमें से पेंसिल पे आपको ये क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि पेंसिल एग्जाम्प्ट है। भाई किस किस चीज पे क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? जहां देखो सिंपल सी बात है, जीएसटी कमा के लाओगे तो क्रेडिट ले जाओ। अभी आप पेन बेच रहे हो, टैक्सेबल प्रोडक्ट है तो जीएसटी कमा के ला रहे हो तो क्रेडिट मिल जाएगी। पेंसिल बेच रहे हो, जीएसटी कमा के नहीं ला रहे तो क्रेडिट डिसअलाउ होगी। पेट्रोल बेच रहे हो, जीएसटी कमा के नहीं ला रहे तो क्रेडिट डिसअलाउ होगी। तो मैं आपसे पूछूं कितने अमाउंट पे क्रेडिट डिसअलाउ होगी, तो आप बोलोगे पेंसिल पे भी नहीं मिलेगी और पेट्रोल पे भी नहीं मिलेगी। तो आप लिखोगे 30 लाख पे क्रेडिट नहीं मिलेगी, टोटल टर्नओवर 40 लाख रुपीज है। तो आप मुझे क्या बोल दोगे? आप मुझे बोल दोगे 75 लाख रुपीज पे क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगी। 75,000 रुपीज पे, सॉरी 75,000 रुपीज पे क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप समझना मेरी बात। एग्जाम टर्नओवर के अंदर अब यहां पे अपन ने क्या देखा? अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला तो ये बोलता है कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। फॉर्मूला तो ऐसा बोलता है। अभी एग्जाम टर्नओवर का लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम टर्नओवर ही इंक्लूड होगा, इसके अंदर नॉन टैक्सेबल वाला भी इंक्लूड हो सकता है। कुल मिला के इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी जिसपे टैक्स नहीं आ रहा? अभी वो चाहे एग्जाम्प्ट हो तो भी नहीं आ रहा, चाहे वो नॉन टैक्सेबल हो तो भी नहीं आ रहा, उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगी। गेटिंग इट? तो अभी हमने क्या किया? पेट्रोल डीजल सप्लाई किया, क्या ये एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड होगा? होगा। कितना अमाउंट इंक्लूड होगा? 62.5 लाख रुपीज। क्योंकि टर्नओवर निकालने के लिए जीएसटी, आईटीसी का जब हम टर्नओवर निकालते हैं एग्जाम टर्नओवर टोटल टर्नओवर, तो जीएसटी के अलावा वाले फिगर्स इंक्लूड नहीं करते। डिटेल में इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो मेरा 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो देखना। क्लास में तो काफी डिटेल में समझा था हमने क्वेश्चन। तो क्या हुआ? अगर मैं इसका एग्जाम टर्नओवर निकालूंगा, आप देखना आगे जाके, एग्जाम टर्नओवर के अंदर 62.5 लाख रुपीज इंक्लूड हो रहा है। 62.5 लाख रुपीज कौन सा है? पेट्रोल एंड डीजल का। सेल ऑफ शेयर्स का भी इंक्लूड हो गया, 1% सेल ऑफ बिल्डिंग का हो गया, ठीक है। और आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई थी 6 लाख रुपए वाली, थी ना वो, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। इस तरीके से एग्जाम टर्नओवर इतना आ जाएगा। और जब मैं टोटल टर्नओवर निकालूंगा तो टोटल टर्नओवर में 62.5 लाख रुपीज दूंगा मैं। और जो सिगरेट बेची थी हमने 1 करोड़ रुपीज की सिगरेट थी जिसके अंदर 12.5 लाख रुपीज एक्साइज ड्यूटी का इन्वॉल्व था, तो टर्नओवर 87.5 लाख रुपीज आएगा। तो देखो यहाँ पे 87.5 लाख रुपीज,
ये चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट बात थी। आगे देखो, और तो इसमें कुछ दम है नहीं, कर लोगे आप। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा था, ध्यान से सुनना सभी लोग। क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखे आपको, रिसीव इन एडवांस फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपको एडवांस मिल गया, आउटवर्ड सप्लाई आप कर रहे हो, आपको एडवांस मिल गया, एक साथ ही 7 लाख रुपए का अमाउंट मिला, इसमें से 70% जो सर्विस का था, 30% गुड्स का था। तो याद रखना, अगर गुड्स का एडवांस मिलता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। तो इस क्वेश्चन में 4,90,000 रुपीज पे ही जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी, 4,90,000 पे ही जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी, क्योंकि एज पर टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन गुड्स के एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, सवाल ये आता है कि चलो आउटवर्ड सप्लाई तो हमने निकाल दिया, अब जब हम टोटल टर्नओवर निकालेंगे, अपोर्शनमेंट करेंगे, तो हम टर्नओवर में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जोड़ते हैं। टर्नओवर मतलब हमारी सेल्स कितनी होगी, तो सेल्स 7 लाख रुपए की मानेंगे या 4,90,000 की मानेंगे। तो सुनना, सेल्स आपको 7 लाख रुपीज की लेनी है। अब आप बोलोगे सर क्यों, जीएसटी तो 4,90,000 पे दिया। अभी देखो, समझना मेरी बात, बहुत लॉजिकल कंसेप्ट है, पर अभी के लिए आप इतना समझ के चलो। देखो भाई, सेल हुई कि नहीं हुई, हमारा टर्नओवर कितना है नहीं करना, उससे इस चीज का मतलब नहीं है हमने कितने अमाउंट पे टैक्स दिया। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जितने पे हमने टैक्स दिया वही हमारा टर्नओवर है ना। हो सकता है कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी बाद में आए, पर सेल्स तो अभी रिकॉर्ड कर लिया अपने बुक्स में। दीज बोथ कॉन्सेप्ट आर डिफरेंट। अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने डिटेल में काफी समझा रखा है इसको, अभी नहीं जाने का है। मन तो है समझाऊं, लेकिन नहीं समझना। तो आपको आउटवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी देना है वो 4,90,000 पे देना है, और जब टर्नओवर अपन दिखाएंगे तो टर्नओवर 4,90,000 नहीं दिखाएंगे, 7 लाख रुपीज का टर्नओवर दिखाएंगे। ये ध्यान में रखें इस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समय मिले तो इसको देख के जाना। शायद यूट्यूब वगैरह पे तो नहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर कुछ एक एक दो पॉइंट है जो मैं बता देता हूँ। जैसे पॉइंट नंबर 3 दे रखा है, इसके अंदर ऐसा बोल रखा है कि ये कंपनी ने क्या किया, कोई सामान बेचा और उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। तो इन्होंने लिखा कि कंपनी क्या कर रही है, जो सामान बेच रही है ना, उसके ऊपर जीएसटी, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी आपसे रिकवर कर रही है। और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कैसे रिकवर कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंपनी ने क्या कर दिया कि भाई जितने का भी सामान बिका ना, उसका एक सर्टेन परसेंटेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा दी। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का सामान खरीदा तो इसका 5% मतलब 5,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 1 करोड़ का सामान खरीदा तो 50,000 देने पड़ेंगे। एक सेल वैल्यू पे एक सर्टेन परसेंटेज ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगा दी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या बोला, देखो ध्यान से देखना। अभी इस क्वेश्चन के अंदर कैसा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है ना कंपनी को, जैसे 6 लाख रुपीज और 4 लाख रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट कलेक्ट हुआ है कंपनी को, ठीक है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन पे जो जीएसटी की रेट है ना, तो क्वेश्चन में जो आपको 5% जीएसटी की रेट दे रखी है ना ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे, वो नहीं लगानी आपको। इसके अंदर ओरिजिनल ट्रांजेक्शन की जो रेट है ना, कंपोजिट सप्लाई मानते हैं, वो लगाना है। क्योंकि आपने ये बेसिकली आपने ये कंसिडर किया है कि जो ओरिजिनल इनवॉइस है ना, उस पर डिपेंड करती है ट्रांसपोर्ट की वैल्यू। ओरिजिनल इनवॉइस का जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट। तो एक कंपोजिट सप्लाई हो गए, इस केस में ट्रांसपोर्टेशन कोई सेपरेट सप्लाई नहीं हुई। तो इस केस में जो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन की रेट है, इस पर कंपोजिट सप्लाई का प्रोविजन लगा के हम उसी रेट पे ट्रांसपोर्टेशन की रेट से जीएसटी लगाएंगे। बस ये वाली बात थी थर्ड वाले पॉइंट के। ठीक है, एक फिफ्थ वाला पॉइंट था कि कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को फूड एंड बेवरेजेस देती है। हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को खाना देती है, पर वो क्या करती है, 90% 90% डिस्काउंट में देती है। मतलब कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज से 10% ही चार्ज करा, 90% का डिस्काउंट दे दिया, और जो अमाउंट कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज से वसूला वो 50,000 रुपीज का अमाउंट कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज से रिकवर किया। सवाल ये आता है जीएसटी किस अमाउंट पे लगेगा। तो देखो, कंपनी और एम्प्लॉयज रिलेटेड पर्सन है, तो वैल्यूएशन का रूल 48 निकालो। ओपन मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 50,000 डिवाइड बाय 10%, तो 5 लाख रुपीज आपकी क्या हो गई, ओपन मार्केट वैल्यू हो गई। तो अब जीएसटी जो है वो 5 लाख रुपीज पे देना पड़ेगा, ना कि 50,000 रुपीज पे, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। 53 के अंदर एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, सिक्योरिटी सर्विसेज वाला, ध्यान से सुनो। एक कंपनी है मोटर मोटर पावर लिमिटेड करके, जो कि लग्जरी कार बनाती है। उसकी एक वो राजस्थान में भी रजिस्टर्ड है, यूपी में भी रजिस्टर्ड है, गुजरात में भी रजिस्टर्ड है। ठीक है,
और जो आपको डेटा दे रखा है वो गुजरात का डेटा दे रखा है। अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पेमेंट फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज। कंपनी ने क्या किया, सिक्योरिटी सर्विसेज ली। कंपनी ने सिक्योरिटी सर्विसेज ली, किससे ली, सेफ एंड सिक्योर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अभी सिक्योरिटी सर्विसेज के प्रोविजन क्या होते हैं, देखो सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी हो, और रिसीवर अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम में टैक्स लगता है। अगर सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रिसीवर अगर कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम में टैक्स लगता है। इस क्वेश्चन में क्या है, कंपनी ने क्या किया, सिक्योरिटी सर्विसेज का पेमेंट किया। किसको पेमेंट किया कंपनी ने पेमेंट किया सेफ एंड सिक्योर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अभी सीन क्या है, ध्यान से सुनना, ये जो कंपनी है ना, कौन सी, जिसके बारे में अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मोटो पावर प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है। इसने सिक्योरिटी सर्विस ली, किससे ली, इसने ली सेफ एंड सिक्योर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो सप्लायर इस क्वेश्चन में कौन है, सेफ एंड सिक्योर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। क्या सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, आंसर इज यस। तो क्या फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा, रिवर्स चार्ज, आंसर इज फॉरवर्ड चार्ज में। सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अगर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। आरसीएम कब लगता है, जब बॉडी कॉर्पोरेट ना हो और रिसीवर रजिस्टर्ड हो, तब लगता है। मेरा आरसीएम का कॉन्सेप्ट भाई जरूर देखना, फिर से रिकॉल कर रहा हूं आपको। अब इस क्वेश्चन में टैक्स कौन देगा, सप्लायर देगा फॉरवर्ड चार्ज में, लेकिन सप्लायर तो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, तो इस क्वेश्चन में टैक्स ही नहीं लगेगा। जब सप्लायर पे लायबिलिटी आती है और उसका थ्रेशोल्ड एक्सीड हुआ नहीं, वो अनरजिस्टर्ड है, तो इस क्वेश्चन में टैक्स ही नहीं लगेगा और आपको फिर क्रेडिट भी नहीं मिलेगी। तो आप ये ध्यान रखना कि भाई आपने क्या किया, सिक्योरिटी सर्विसेज रिसीव तो करी है, पर इसकी आप आईटीसी नहीं ले सकते क्योंकि क्रेडिट मिलेगी ही नहीं। इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट अच्छा था, ध्यान में रखने वाला पॉइंट था, थर्ड वाला पॉइंट। ठीक है, 54 राम कुमार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या था कि जैसे अपन ने सेक्शन नंबर 16 में देखा था कि आपको आईटीसी लेने के लिए आप कब एलिजिबल हो, कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी। जब आपको एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाए तब आप आईटीसी ले सकते हो। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज मिल जानी चाहिए, टैक्स पे कर देना चाहिए, रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। तो अभी ये बोल रहा है कि देखो हमने 90,000 रुपीज का टैक्स पे करा था, ठीक है, दिसंबर के अंदर। अभी हम जनवरी मंथ के बारे में पढ़ रहे हैं। 90,000 रुपीज का टैक्स पे करा था दिसंबर के अंदर, पर मशीन पोर्ट पे आई 31 जनवरी को। तो भाई दिसंबर में आईटीसी नहीं ले सकते, भले ही आपने टैक्स दिसंबर में पे कर दिया, टैक्स आप जनवरी में ले सकते हो, आईटीसी आप जनवरी में ले सकते हो। 90,000 रुपीज की क्रेडिट जनवरी में मिलेगी, मतलब करंट मंथ में मिलेगी, जिसके बारे में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 55 इज अमेजिंग क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है थोड़ा। अभी तक कर रखा है तो कर लेना, फ्रेश नहीं कभी नहीं करा तो मत करना, बाकी क्वेश्चन ट्राई करना। एक पॉइंट था अच्छा, एक और बस वो कराना बाकी है आपको। एक क्वेश्चन नंबर 58 करके है, वासुदेव इज अ माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर कर, कोई वो वाला क्वेश्चन है, कॉस्ट पेट्रोलियम वाला। इसके अंदर यार देखो एक पॉइंट है जो अच्छा पॉइंट है, ही हैज बीन असाइंड, ईआरसीसी वाला अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, ईआरसीसी एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। ईआरसीसी केस में क्या होता है, अब ईआरसीसी क्या होता है वो तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप मेरा एग्जामिशन का रिवीजन वीडियो देखना, उसके अंदर टाइम टाइम में आपको ईआरसीसी मिलेगा, वो देखना आप। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि ये जो बंदा है ना, इसको पैसा मिला है एज अ ईआरसीसी, तो ईआरसीसी का टैक्स आपको आरसीएम में देना पड़ता है। ठीक है, तो ही हैज बीन असाइंड द माइनिंग राइट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी इन्वॉल्व अगेंस्ट रॉयल्टी पेमेंट, तो 3 लाख रुपए का पेमेंट इसको और करना पड़ा, इस पे इसको टैक्स भी देना पड़ेगा। और आरसीएम में देखो, अब ये ईआरसीसी वाला पॉइंट अभी मैं जो बोला वो आपको नहीं समझ में आया होगा, जब तक आपको ईआरसीसी वाला पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप ईआरसीसी वाला पॉइंट देखना, फिर इस क्वेश्चन का इस वाले पॉइंट को देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 58 का लास्ट पॉइंट सबसे अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना, लास्ट अटेम्प्ट की आरटीपी का क्वेश्चन था। अभी आप जो ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हो, जनवरी मंथ का डेटा निकालना है हमको, जनवरी मंथ के बारे में कैलकुलेशन निकालनी है, जनवरी मंथ के बारे में कैलकुलेशन निकालनी है हमको। और क्वेश्चन में बोल रखा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स द अकाउंटेंट ऑफ सुदर्शन लिमिटेड ऑब्जर्व दैट एन इनवॉइस ऑफ 96,000 डेटेड 2 दिसंबर, 2 दिसंबर का एक इनवॉइस था। अभी हम जनवरी मंथ के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 दिसंबर का इनवॉइस था लास्ट ईयर का, was omitted to be recorded in the books and no payment was made against the same till the end of January। अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया, इनवॉइस हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए और उसका कोई पेमेंट भी नहीं आया, अभी तक जनवरी चल रही है।
दिस इनवॉइस वॉज इशूड बाय मिस्टर ऋषि ऑफ केरला फ्रॉम हुम सुदर्शन लिमिटेड हैड टेकन कार ऑन रेंटल बेसिस। देखो हम कौन है, सुदर्शन है, हमने गाड़ियां रेंट पे ली थी, तो हमने गाड़ियां रेंट पे लेने की सर्विस ली थी। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में हमने देखा था कि अगर सप्लायर कौन हो अदर देन बॉडी कोऑपरेटर, रिसीवर अगर बॉडी कोऑपरेटर और 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट कर रखा हो सप्लायर ने, तो आरसीएम लगता है। तो इस वाले क्वेश्चन में ऑल द क्वेश्चन साइलेंट है कि सप्लायर ने 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करेंगे कि सप्लायर ने 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है। सप्लायर कौन है, मिस्टर ऋषि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसीवर कौन है, मिस्टर सुदर्शन, जो कि सुदर्शन लिमिटेड एक कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है। सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट, तो आरसीएम में टैक्स लगेगा। तो सवाल ये है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ आरसीएम की प्रोविजन लगाओ। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल तो सर्विस ही है, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आरसीएम का प्रोविजन क्या है, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो जीएसटी की लाइबिलिटी कब आती है, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम इनवॉइस। 61st डे फ्रॉम इनवॉइस जीएसटी की लायबिलिटी अब आती है। अभी डेट ऑफ पेमेंट क्या हो इस क्वेश्चन में, अभी तक तो पेमेंट मिला नहीं, जनवरी मंथ का एंड चल रहा है, पेमेंट तो आया नहीं, ठीक है। 61st डे फ्रॉम इनवॉइस, तो इनवॉइस की डेट क्या है, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर से अगर हम 61st डे जोड़ें, देखो 2 दिसंबर से अगर हम 61st डे जोड़ें, 2 दिसंबर प्लस 61st डे, 2 दिसंबर से 61st डे कौन सा है, मतलब 60 डेज जोड़े 2 दिसंबर में, तो 61st डे आ जाएगा। तो कौन सा आ गया, ये आ जाएगा 1 फरवरी। तो टाइम ऑफ सप्लाई की लायबिलिटी आती है फरवरी में, मतलब आपको फरवरी में टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आएगी, जो कि आपने दिसंबर में सर्विस ली थी और आप भूल गए उसको रिकॉर्ड करना, पर आपके ऊपर जो लायबिलिटी आएगी ना आरसीएम की, वो 1 फरवरी को आएगी। और अभी हम जनवरी मंथ के अंदर हैं, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। सर नहीं आया, आरटीपी नवंबर 23 देखना चाहता, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, मेरे ख्याल से थोड़ी सी हेल्प हुई होगी आप लोगों की, ठीक है। बाकी कुछ लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑल द बेस्ट।